2 दिसंबर 2019 की ठंडी सुबह। मुंबई का महिम बीच हमेशा की तरह शांत था। लोग अपनी रोज की वॉक में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरा मुंबई सख्ते में आने वाला है। उसी भीड़ में एक आदमी की नजर अचानक समुद्र की लहरों के पास पड़े एक सफेद रंग के ब्रीफकेस पर पड़ती है। दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन उसके आसपास का साइलेंस कुछ और ही कहानी कह रहा था। वह आदमी पहले तो झिझका, पर हिम्मत करके बैग के पास गया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस खोला, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बैग के अंदर था एक कटा हुआ पैर, एक कटा हुआ हाथ और खून में सने कपड़े। घबराते हुए उसने तुरंत मुंबई पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने बैग चेक किया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह सीधा सीधा मर्डर था। किसी ने शरीर के हिस्सों को कपड़ों में लपेटकर समुद्र में फेंक दिया था ताकि सबूत गुम हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, यह कटा हुआ हाथ और पैर आखिर किसका है? इस क्रूर हत्या को किसने और क्यों अंजाम दिया? और सबसे अहम, यह मौत कब और कैसे हुई? यह उन केसों में से एक था जहां शुरुआत सिर्फ एक ब्रीफकेस से होती है, लेकिन कहानी पाताल तक जाती है। और हां, आज की इस कहानी में आगे जो सच सामने आएगा, उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे, अगर पुलिस चाह ले तो कातिल चाहे समंदर में छुप जाए या अंधेरे में, मिलकर ही रहता है। पर यह कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। महिम बीच पर जैसे ही पुलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है, पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। सबसे पहला कदम, पुलिस तुरंत कुछ मछुआरों और प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाती है। पुलिस की एक ही थ्योरी थी, अगर एक बैग लहरों के साथ किनारे आया है तो बाकी बॉडी पार्ट्स भी कहीं इसी आसपास पानी में मौजूद होंगे। और फिर शुरू होता है एक छोटा लेकिन हाई प्रेशर सर्च ऑपरेशन। डाइवर्स पानी में उतरते हैं, मछुआरे अपने जाल डालते हैं, हर कोने कोने को चेक किया जाता है। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें दूसरा कोई बैग नहीं मिलता। यह एक बड़ा शॉक था, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन था कि बॉडी के बाकी हिस्से भी यहीं फेंके गए होंगे। अब पुलिस के सामने दूसरा रास्ता था, मिसिंग रिपोर्ट्स। आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में पिछले 48 घंटों की मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की जाती हैं, लेकिन यहां भी पुलिस को जीरो लीड मिलता है। न किसी का मिसिंग कंप्लेंट, न किसी की शिकायत। जैसे ये कटा हुआ हाथ पैर किसी ऐसे इंसान का हो जिसके गायब होने पर भी दुनिया को फर्क नहीं पड़ा हो। और यही बात इस केस को और डार्क बना देती है। अब मामला और कंफ्यूजिंग हो चुका था। कुछ ही समय बाद ये पूरा केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच अपनी हाई इंटेंसिटी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उस ब्रीफ केस को, उसके लॉक से लेकर उसकी सिलाई तक, हर चीज को डीप एनालाइज किया जाता है। फिर आते हैं वो बॉडी पार्ट्स। फॉरेंसिक टीम जब उनकी जांच करती है तो एक अहम जानकारी सामने आती है। इस इंसान की हत्या 2 दिसंबर से करीब 3-4 दिन पहले हुई थी, यानी मर्डर की तारीख 26 या 27 नवंबर के बीच की थी। क्राइम ब्रांच को फिलहाल सिर्फ यही एक सॉलिड क्लू मिला था, मर्डर टाइमलाइन। अब बारी आती है उस ब्रीफ केस से निकले कपड़ों की। पुलिस उन्हें ध्यान से देखती है। एक पैंट, एक सफेद शर्ट और एक रेड कलर का स्वेटर। कपड़ों पर कुछ फेंट स्टेन्स, कुछ सॉल्ट वाटर मार्क्स, यानी कि ये कपड़े भी बॉडी पार्ट्स की तरह पानी में रहे थे। क्राइम ब्रांच जब उन कपड़ों की बारीकी से जांच करती है तो पैंट और स्वेटर से तो कोई खास सुराग नहीं निकलता, लेकिन सफेद शर्ट, वही शर्ट पुलिस की किस्मत बदलने वाली थी। उस शर्ट के अंदर उन्हें एक छोटा सा सिलाई टैग दिखाई देता है। टैग पर साफ लिखा था, एल्मोस फेयर। यह एक टेलरिंग दुकान थी, मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में। पुलिस तुरंत बिना एक सेकंड गंवाए उस दुकान पर पहुंच जाती है। टेलर को वो शर्ट दिखाई जाती है और पूछा जाता है, ये किसने सिलवाई थी, किसका ऑर्डर था? दुकानदार पहले थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, फिर जल्दी से अपनी पुरानी डायरी निकालता है। क्योंकि टेलर की दुनिया का एक पुराना सिस्टम होता है, जब भी कोई कपड़ा सिलवाने आता है, उसकी शर्ट या पैंट का एक छोटा सा कटिंग पीस स्लिप के साथ चिपकाया जाता है, जिसमें ग्राहक का नाम और मेजरमेंट्स लिखे होते हैं। टेलर पन्ने पलटता है, एक एक स्लिप चेक करता है,
और अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे वहीं शर्ट का पीस मिल गया। यानी पुलिस को पहली बार एक सॉलिड लीड मिल चुकी थी। स्लिप पर लिखा था बेनेथ रबेलो, लेकिन दिक्कत यह थी कि स्लिप पर सिर्फ नाम था, न मोबाइल नंबर, न एड्रेस, लिटरली कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम, और वो भी मुंबई जैसे करोड़ों लोगों के शहर में। बेनेथ रबेलो को ढूंढना सुई को भूसे के ढेर में खोजने जैसा था, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। उनके पास एक और छोटा सा क्लू था, वो रेड कलर का स्वेटर जो सूटकेस में मिला था। टीम ने सोशल मीडिया, लोकल प्रोफाइल्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, और शॉकिंगली एक प्रोफाइल में एक आदमी की फोटो मिलती है जिसका नाम था बेनेथ रिबेलो, और जिसने ठीक वैसा ही रेड स्वेटर पहन रखा था। ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। बट गेस वॉट, पुलिस का तीर एकदम निशाने पर लगता है। फोटो में दिख रहा वही आदमी, बेनेथ रबेलो, वही था जिसकी शर्ट सिलवाने की स्लिप कुर्ला के टेलर की डायरी में मिली थी। वही व्यक्ति जिसके बॉडी पार्ट्स महिम बीच पर एक ब्रीफकेस में मिले थे, और वही रेड स्वेटर उसकी पहचान को साफ साफ कंफर्म कर देता है। अब पुलिस जब बेनेथ रिबेलो की आईडी को खंगालती है तो उन्हें एक और अहम चीज मिलती है, उसका ऑफिस आई कार्ड। उस कार्ड पर उसका एड्रेस और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था और उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी। इस केस की हर कड़ी जैसे डेड एंड पर जाकर टूट रही थी। लेकिन अगला कदम था एड्रेस। आई कार्ड पर जो पता लिखा था वह मुंबई के सेंटा क्रूज ईस्ट इलाके का था। पुलिस वहां पहुंचती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर पूरी तरह से बंद मिलता है। एक भारी सा ताला, कोई हरकत नहीं, किसी के होने का कोई निशान नहीं। फिर से वही निराशा। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। लोग बताते हैं कि बेनेथ रिबेलो कई दिनों से नजर नहीं आया है, और एक और शॉकिंग जानकारी सामने आती है, उसकी एक बेटी भी थी, आराध्या पाटिल, और वह भी 4-5 दिनों से गायब है। घर बंद, पिता गायब, बेटी गायब, और मुंबई पुलिस के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। जब कई घंटों की खोज के बाद भी न बेनेथ का पता चलता है, न आराध्या का, पुलिस एक बड़ा फैसला लेती है। घर का ताला तोड़कर अंदर जांच की जाएगी। ताला तोड़ा जाता है, और जैसे ही पुलिस अंदर कदम रखती है, माहौल एकदम बदल जाता है। कमरे बिखरे हुए थे, सामान अस्त व्यस्त, और कुछ जगहों पर छोटे छोटे खून के धब्बे, जैसे कुछ बहुत गलत हुआ हो और उसे जल्दबाजी में छुपाया गया हो। पुलिस को अब पक्का शक होने लगता है कि यह घर वही क्राइम सीन है जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी जांच करते करते पुलिस को एक चीज मिलती है जो इस केस को पूरी तरह दूसरी दिशा में मोड़ देती है, एक डायरी। ये डायरी आराध्या पाटिल की थी, बेनेथ की बेटी की। पुलिस जैसे ही आखिरी लिखे पन्ने को पढ़ती है, पूरे केस की हवा बदल जाती है। उस पन्ने पर लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए, जिसने मुझे पाला पोसा, मैंने उसी को मार दिया। बस ये एक लाइन मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए सब कुछ बदल देती है। अब तस्वीर साफ होने लगती है। पुलिस के शक की दिशा अचानक एक ही तरफ मुड़ जाती है। क्या बेनेथ रिबेलो का कातिल उसकी अपनी बेटी आराध्या पाटिल ही है? क्योंकि अब तक की सारी मिसिंग डेट्स, घर बंद होना, खून के निशान और डायरी का कन्फेशन सब एक ही कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस अब पूरी ताकत के साथ इसी एंगल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस आराध्या पाटिल के मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है। ट्रेसिंग में पता चलता है कि उसका लोकेशन घाटकोपर में पिंग हो रहा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, इलाके की घेराबंदी की जाती है, और आखिरकार आराध्या पुलिस को मिल जाती है। जैसे ही पुलिस उससे पूछती है कि वो घर से गायब क्यों है और उसके पिता कहाँ हैं, आराध्या पहले तो कुछ भी समझा नहीं पाती। उसके जवाब टूटा फूटा था, और कुछ ही मिनटों के भीतर वो पूरी तरह टूट जाती है, और फिर वो खुद अपने मुंह से कहती है, मेरे पिता की हत्या मैंने ही की है। ये सुनकर पुलिस भी एक पल के लिए साइलेंट हो जाती है। सवाल बड़ा था, आखिर एक बेटी अपने ही पिता का कत्ल क्यों करेगी? और यहीं से इस केस की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। आराध्या पुलिस को बताती है कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, और करीब 4-5 साल पहले बेनेथ रिबेलो ने उसे गोद लिया था। बेनेथ की खुद की 2 शादी हो चुकी थीं, दोनों पत्नी उससे अलग रहती थीं।
कुछ साल पहले उसने आराध्या को लीगली अडॉप्ट किया और उसकी पढ़ाई, रहन सहन, हर खर्चा वही उठाता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके व्यवहार में एक अजीब सी बदलाव आने लगा। बेनेथ रिबेलो एक म्यूजिशियन थे, गिटार, पियानो बजाते थे और अक्सर देर रात घर पर प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे आराध्या बड़ी होती गई, बेनेथ की नजरें बदलने लगीं और फिर शुरू हुआ वह डार्क चैप्टर जिसके बारे में कोई पिता सोच भी नहीं सकता। आराध्या बताती है कि वह लगातार उसके साथ यौन शोषण करता था, उसे छूता था, गलत हरकतें करता था और धमकाता था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका जीवन बर्बाद कर देगा। यह सब लंबे समय तक चलता रहा और आराध्या मजबूरी में सब सहती रही, क्योंकि उसके पास न कोई परिवार था, न कोई सहारा। फिर एक दिन जब वो मंदिर में पूजा करने गई थी, वहीं उसकी मुलाकात एक 16 साल के लड़के से होती है। उम्र में 3 साल छोटा, लेकिन आराध्या के लिए वह पहली बार किसी इंसान से मिला एक भरोसा था। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने बॉयफ्रेंड को सब सच बता दिया, अपने पिता की हरकतें, अपना दर्द, अपनी मजबूरी, सब कुछ। उस लड़के ने सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हारी लाइफ ठीक कर दूंगा, तुम अकेली नहीं हो और मैं तुम्हें इस आदमी से बचाकर रहूंगा। और इसी प्लानिंग के बाद आता है 26 नवंबर 2019, वो दिन जब कहानी पूरी तरह खूनी मोड़ लेती है। उस दिन बेनेथ रिबेलो घर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो बाहर जाता है, आराध्या अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है। दोनों मिलकर उसी घर में बैठकर मर्डर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कैसे करना है, कब करना है, कौन सा बहाना बनेगा, सब कुछ डिटेल में तय कर लिया जाता है। शाम को करीब 6 बजे बेनेथ रिबेलो घर लौटता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, आराध्या जानबूझकर उससे झगड़ा शुरू करती है। आरोप, गाली गलौज, चीख पुकार, पूरा माहौल अचानक उतावला हो जाता है। बेनेथ भी गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी आराध्या एक भारी चीज उठाती है और सीधे बेनेथ के सिर पर वार कर देती है। जोर का प्रहार और बेनेथ वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ ही सेकंड बाद दोनों उसकी सांस रोकने के लिए उसके मुंह में मस्कीटो किलर लिक्विड भर देते हैं। यानी कि पहले सर पर वार, फिर जहर जैसा केमिकल, और उसी पल बेनेथ रिबेलो की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद दोनों मिलकर बेनेथ की डेड बॉडी को बाथरूम में घसीट कर ले जाते हैं। प्लान था कि पहले शरीर से सारा खून निकल जाए ताकि बाद में काटना आसान हो। उसी रात उसे वहीं छोड़ दिया जाता है और अगले दिन दोनों मार्केट निकलते हैं। मार्केट से ये लोग बड़े चाकू, ब्लेड और बॉडी को काटने वाले शार्प टूल्स खरीद कर लाते हैं। वापस घर आकर ये लोग बेनेथ रिबेलो की लाश के कई टुकड़े करते हैं। हाथ, पैर, धड़ सब अलग अलग काट कर अलग अलग बैग में भर दिया जाता है। हर बैग को अलग दिशा में फेंका जाना था ताकि पुलिस को कोई पैटर्न न मिले। महिम बीच पर मिला वह सफेद ब्रीफकेस उन्हीं बैग्स में से एक था और ये सारी बातें खुद आराध्या ने मुंबई क्राइम ब्रांच को डिटेल में बताईं। उसके बयान के बाद केस की पूरी टाइमलाइन, पूरा मर्डर सीक्वेंस साफ हो चुका था और यह भी कंफर्म हो गया था कि महिम बीच से मिला वह हाथ पैर बेनेथ रिबेलो के ही थे। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? अगर उस ब्रीफकेस में वह व्हाइट शर्ट न होती और अगर उस शर्ट पर वह छोटा सा टेलर का टैग न लगा होता तो शायद यह केस कभी सुलझता ही नहीं। वो छोटा सा कपड़े का टैग, वही इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का गेम चेंजर निकला। सही कहते हैं, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, मर्डर के वक्त कोई ना कोई गलती जरूर करता है और यही छोटी सी गलती इस पूरे केस को क्रैक कर गई। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने पर आराध्या पाटिल, जो 19 साल की बालिग थी, उसे कोर्ट ने सजा सुनाई और उसका 16 साल का बॉयफ्रेंड, जो नाबालिग था, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस तरह मुंबई पुलिस ने इस स्पाइन चिलिंग मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर दोनों कातिलों को कानून के हवाले कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए
बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।